नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम लेकर के आए हैं प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र इकाई 6 उष्मागतिकी। जी हाँ साथियों, रसायन शास्त्र की इकाई 6 उष्मागतिकी वाले पार्ट की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि हमारे पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि यदि इसके पहले वाले इकाइयों को आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। इस तरह से आइए हम पढ़ते हैं उष्मागतिकी। साथियों, हम प्रारंभ करेंगे 4 अंक वाले प्रश्न से, जो कि हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। हेस का नियम उदाहरण देकर के समझाइए। इसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा भी आपसे करूंगा, पर पहले हम यहाँ पे 4 अंक वाले प्रश्न क्रमांक 3 से प्रारंभ करते हैं। हेस का नियम। तो हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। हेस ने इस नियम का प्रतिपादन सन 1840 में किया था। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा 1 या 1 से अधिक पद में किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान या स्थिर होती है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। जी हाँ साथियों, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। मान लो ए को जेड में परिवर्तन पहली विधि से सीधे तथा दूसरी विधि में कई पदों में किया जाता है, तो सीधे परिवर्तन में हम लिखेंगे कि ए टू जेड और इसमें जो Q1 ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी। ठीक है, अब हम चलें कि सीधे ना करते हुए, तो Q1 कैलोरी सीधे परिवर्तन में मुक्त ऊष्मा है और इस कई पदों में यदि हम करें तो देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है। आगे हम देखें कि यहाँ ए टू बी, बी टू सी और सी टू जेड, जिसमें Q1, Q2 और Q3 हमारी ऊष्माएं मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पर तीनों प्रकार की ऊष्माओं का जो योग है वो Q2 होगा। और हेस का नियम ये कहना चाहता है कि ये जो सीधे परिवर्तन और बड़े टुकड़ों में किए गए परिवर्तन में जो ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, उन मुक्त ऊष्माओं का जो मान है वो परस्पर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब Q1 बटे Q2 हो जाता है। यही हेस का नियम कहता है। आइए इसका सत्यापन देखते हैं। मान लो हेस का नियम सत्य नहीं, हमने उल्टा मान लिया कि बराबर नहीं है, बड़ा है ये इसका मान Q1 Q2 जो है Q1 से बड़ा है। इस स्थिति में ए को विभिन्न पदों द्वारा जेड में परिवर्तित किया जाए तथा उसके बाद जेड को सीधे ए में परिवर्तित किया जाए तो Q2 माइनस Q1 के बराबर ऊष्मा प्राप्त होगी। यदि प्रक्रम को बार बार दोहराया जाए तो एक विलगित तंत्र से ऊष्मा की असीमित मात्रा उत्पन्न की जा सकती है, परंतु उष्मागतिकी के नियम के विरुद्ध है। ये जो है क्या है, उष्मागतिकी प्रयोग के बिल्कुल विरुद्ध है। उष्मा इस प्रकार प्रयोग के सत्यापन के आधार पर हेस का नियम सत्य हो जाता है। मतलब Q1 जो है वो Q2 के बराबर होगी। उदाहरण के लिए कार्बन को सीधे जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करके, इस तरह से देखें तो पहली विधि C+O2 CO2, इसमें हमारी जो -94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। और फिर इस प्रकार दूसरी विधि की हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बन 1/2 O2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। फिर द्वितीय पद में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से हमने ऑक्सीजन की क्रिया की तो यहाँ CO2 बना और इस प्रकार डायरेक्ट C+O2 CO2 बना। इस तरह से हम देखें तो -94 किलो कैलोरी और -26 और -68 किलो कैलोरी, इस प्रकार दोनों ही प्रकार की जो ऊष्माओं के मान लगभग बराबर हैं। माइनस यहाँ पर क्या कहें कि 0.3 है किलो कैलोरी अंतर प्रयोगी त्रुटि के कारण हो सकता है, यहाँ पे बताया गया। लगभग पर बराबर ही प्राप्त होता है। इस तरह अगला प्रश्न हमारा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव -13.7 किलो कैलोरी होता है, क्यों, समझाइए। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप सदैव एक ही अभिक्रिया है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये अभिक्रिया है हमारी। ऊष्मा सदैव स्थिर होती है 13.7 किलो कैलोरी। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कम होता है, क्योंकि निकलने वाली ऊष्मा का कुछ भाग दुर्बल अम्ल या क्षार पूर्ण वियोजन करने में खर्च हो जाती है। अतः परिणाम स्वरूप दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का प्रबल क्षार और प्रबल उदासीनीकरण करने पर प्राप्त ऊष्मा का मान प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त ऊर्जा के मान के से जो है कम प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एंट्रॉपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए।
ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो सीधे मापी नहीं जाती बल्कि गणना द्वारा इसका मान निकाला जाता है। इसका प्रतीक एस है, ये इसको एस पढ़ेंगे। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे निकाय की एंट्रोपी कहते हैं। भौतिक सार्थकता की भी बात करें इसकी हम, तो एंट्रोपी को दाब या ताप की तरह भौतिक रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए यथार्थ प्रकृति को समझना कठिन हो जाता है। किसी पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर डेल क्यू अपान टी से अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा d जो है क्या है हमारा एंट्रोपी में परिवर्तन ds कहलाता है। और इसी प्रकार परम ताप जो हमारा T हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा की विमाएँ वही होती है जो एंट्रोपी तथा परम ताप के गुणनफल की होती है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसकी किसी शून्य तल से ऊंचाई के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, मानक विचरण एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, अवस्था फलन, पथ फलन, विस्तीर्ण और गहन गुण आदि को उदाहरण देकर हमें समझाना। सबसे पहले लेते हैं हम मानक विचलन एंथैल्पी। तत्वों के मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है। यौगिक विचरण की एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होती है। इसके बाद में सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक या ऋणात्मक भी होती है। इस तरह से आबंध एंथैल्पी की बात करें तो बंध विभाजन की एंथैल्पी किसी यौगिक के अणु दो अथवा अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो परमाणुओं के मध्य बंध बनने पर कुछ ऊर्जा उत्सर्जन होता है। इसके विपरीत परमाणुओं के मध्य बने इन बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी द्विपरमाणु अणुओं के वाले यौगिक के एक मोल को विभाजित करने या विघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का उस बंध की बंध विभाजित ऊर्जा कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में किसी द्विपरमाणु अणुओं युक्त यौगिक के एक मोल को अपने अवयवों परमाणुओं में वियोजित करने में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस बंध वियोजित की एंथैल्पी कहते हैं। अगला है हमारा अभिक्रिया की मानक स्थिति। संभवन की मानक एंथैल्पी किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से प्रमुख पदार्थों की प्रकृति व मात्रा, अभिक्रिया की परिस्थितियाँ, एक वायुमंडलीय ताप व 298 के ताप को मानक अवस्था माना जाता है। इस तरह मानक परिस्थितियों में संपन्न हुए किसी परिवर्तन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच से प्रदर्शित किया जाता है। किसी यौगिक के एक मोल मानक अवस्था अथवा 298 के या 1 atm परम ताप दाब पर अपने अवयवी तत्वों जो कि मानक अवस्था में हैं द्वारा निर्माण हुआ एंथैल्पी परिवर्तन संभवन की मानक एंथैल्पी कहलाता है। इसे डेल एच से व्यक्त किया जाता है। किसी यौगिक की एंथैल्पी से उसकी मानक संभवन एंथैल्पी डेल एच एफ 0 to f से होता है। किसी यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा ज्ञात करते समय यह माना जाता है कि मुक्त तत्वों की मानक एंथैल्पी का मान शून्य होता है और 298 के एवं 1 वायुमंडलीय ताप शुद्ध तत्वों की अधिकतम स्थायी अवस्था को प्राप्त मानक अवस्था माना जाता है। उदाहरण आप इसका उदाहरण यहाँ पे देख पा रहे हैं। N2 नाइट्रोजन का अणु, ब्रोमीन का और आयोडीन के अणु क्रमशः नाइट्रोजन, ब्रोमीन और आयोडीन के मानक अवस्थाएं होती हैं। अवस्था फलन दो परिवर्तनों के संबंध को बताता है। एक गैस का आयतन जिसे निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, V = RT/P, जो एक मोल गैस के लिए है। परिवर्तित ताप T है, P दाब है के मानों पर निर्भर करता है। आयतन T, P आयतन फलन है। गणितीय रूप में इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि V = FTP, जहाँ R क्या है स्थिरांक हमारा हो जाता। अब ऊष्मागतिकी में सदैव ऐसे फलन प्रयुक्त होते हैं जिनका मान कुछ ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों पर निर्भर करता है और ये परिवर्तन निकाय की अवस्था को परिभाषित करते समय परिवर्तियों के मान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन माना जाता है। फलन के मान में परिवर्तन होता है। ऐसे फलन जिनके मानों में परिवर्तन सिर्फ परिवर्तनों के मानों के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया होता है उसे अवस्था फलन कहते हैं। इसी प्रकार विस्तीर्ण एवं गहन गुण, इसकी बात करें तो विस्तीर्ण गुण वे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। किसी भी तंत्र का कुल मात्रात्मक गुण उस तंत्र के विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुण के योग के बराबर होता है। विस्तीर्ण गुण के उदाहरण हैं द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, गिब्स की मुक्त ऊर्जा और ऊष्माधारिता।
विशिष्ट गहन गुण की बात करें तो वे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जैसे घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता, अपवर्तनांक, ताप, दाब, विशिष्ट ऊष्मा आदि। अब हमारे पास में एक व्यंजन दिया गया है, एक व्यंजक की उत्पत्ति हमको करना है। तो डेल एच बराबर डेल यू और एन आर टी के संबंध में यहाँ पे व्यंजन है हमारा। तो स्थिर दाब पर डेल एच और डेल वी पुनः चुने जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। ठोस और तरल पदार्थ से जुड़ी प्रतिक्रियाओं डेल वी आमतौर पर बहुत छोटा होता है, क्योंकि ठोस तथा तरल पदार्थ अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण रूप से विस्तार नहीं करते, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए दबाव में परिवर्तन होता है। इस तरह से हालांकि इसका हो जाएगा। अब हालांकि गैस से जुड़ी प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं। आगे हम चलें तो इसका जो व्यंजक है, समीकरण को देखें तो यहाँ पर क्या है कि डेल वी को दो भाग में किया गया, मतलब V2 V1, वी में परिवर्तन, पी का अंदर गुणा कर दिया है यहाँ पर, तो V2 और माइनस PV1 समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। V1 गैस चरण अभिकारकों द्वारा का आयतन है और V2 गैस चरण उत्पादों का आयतन है। अगर हम मान लें कि अभिकारक और उत्पाद में गैस आदर्श होते हैं तो आदर्श गैस समीकरण हमारा PV = nRT लागू करेंगे। अब हमारा N1 N2 दो मोल हो तो PV1 N1RT और PV2 N2RT, इसके मान जो हैं समीकरण 2 और 1 में बदल दिए जाएं तो यहाँ पर डेल एच बराबर डेल यू ऐसा कैसा है, और यहाँ पर PV1 और PV2 के मान हम रख करके यहाँ पर क्या करें, RT को कॉमन ले लेते, तो ये हमारा nRT और n जो है हमारा परिवर्तन है N2 - N1, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये n डेल n हो जाएगा। यहाँ पे इसके गुणा में RT भी है लिखा हुआ प्लस RT। आगे चलें, समीकरण नंबर 2 और 1 में प्रतिस्थापन के आधार पर हमने इसको सत्यापन हमने ये पाया कि डेल H1 माइनस डेल यू बराबर डेल nRT। निम्न को परिभाषित कीजिए, अगला हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 8 की बात हम करते हैं। यह हमारा 8वां प्रश्न दहन उष्मा और उदासीनीकरण को परिभाषित हमें करना। दहन उष्मा की बात करें, निश्चित ताप पर स्थिर दाब पर किसी यौगिक के 1 मोल को ऑक्सीजन में अधिक में पूर्ण दहन पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे यौगिक की दहन उष्मा कहते हैं। सभी इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। इन अभिक्रियाओं में क्रमशः मीथेन के 1 अणु तथा कार्बन के 1 अणु का ऑक्सीजन के साथ पूर्ण दहन होता है। इन अभिक्रियाओं को एंथैल्पी की दहन उष्मा कहते हैं। दहन की उष्मा हमेशा उष्माक्षेपी होती है। उपयोग है यौगिक की समूहन उष्मा ज्ञात करने में, ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करने में, भोजन का कैलोरी मान ज्ञात करने में और यौगिक की संरचना निर्धारित करने में। उदासीनीकरण उष्मा की बात करें तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार में एक तनु विलयन से उदासीन करने के लिए उत्पन्न उष्मा की मात्रा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए इसका मान डेल एच -57 kJ होता है। इस तरह से हमारे ये 4 नंबर के प्रश्न 2। आइए यहाँ पे कुछ हमारे अंकी प्रश्न रह गए हैं जिनके हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। जो पहला वाला हमारा है इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंकिक प्रश्न है, इनके बारे में आप विस्तार से यदि आप कहें तो इसका एक अलग से वीडियो बनाना होगा और समझाया भी जा सकता है। इस तरह से दूसरा वाला ये हो जाएगा आपका। इसकी वैकल्पिक विधि भी दी गई है यहाँ पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर से समझ सकते हैं। आइए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। बी वाला केवल रिवीजन के रूप में आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे और इसको देख लेंगे क्योंकि आपको ये वैसे याद है। तीसरे का सी, चौथे का बी, 5वें का डी, छठे का बी हो जाएगा, 7वें का बी हो जाएगा, इसी प्रकार 8वें का बी, 9वें का सी, 10वें का बी, 11वें का सी हो जाएगा। और अब आते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो रिक्त स्थान में हमारे जो प्रश्न हैं, पहले रिक्त स्थान में जो हमारा हो जाएगा विलगित आ जाएगा पहले वाले रिक्त स्थान में। दूसरे रिक्त स्थान की बात करें तो बर्फ से जल में पिघलने की एंट्रोपी तो धनात्मक। तीसरे में आदर्श, ये देखिए यहाँ पे इसके उत्तर भी दिए हैं वैसे, तो यहाँ हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, यही देख लेते हैं इन उत्तरों को। आदर्श वाले में 0 आ जाएगा, तीसरे में, चौथे में डेल RT अधिक, 5वें में, छठे में मानक संवहन उष्मा, 7वें में किलोग्राम, है ना। इसी प्रकार अवस्था व्यवस्था सभी आपको ये पता ही है, पर आप इसको रिवीजन के रूप में केवल यहाँ देख सकते हैं।